हेलो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो देखिए 3D ज्योमेट्री में क्या है, जैसे 2D ज्योमेट्री आपने 11th क्लास में पढ़ी हुई है। इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री है यहाँ पर 11th क्लास में। तो देखिए 2D ज्योमेट्री आपने पढ़ी हुई है जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, 2 डायमेंशनल होती है। यहाँ पर 3D का मतलब होता है कि यहाँ पर 3 डायमेंशनल होता है, मतलब 3 डायमेंशन होती है। एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है और जेड एक्सिस होता है। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि क्लास 10th में आपने पढ़ा था कि किसी प्लेन में हम 2 एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो उस प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है ना। वो प्लेन जो है ना कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। लेकिन 3D में यहाँ पर हम किसी प्लेन को डिवाइड नहीं करते, 3D डिवाइड करता है स्पेस को, ठीक है ना। जब 3D स्पेस को डिवाइड करता है तो यहाँ पर स्पेस को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ये तीनों एक्सिस। और ये तीनों एक्सिस एक्स वाई जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होता है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है और वाई एक्सिस जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, जेड एक्सिस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस बन जाते हैं तो फिर स्पेस को वो जो तीनों एक्सिस डिवाइड करते हैं 8 इक्वल पार्ट्स में। अब जो 8 इक्वल पार्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑक्टेंट्स, ठीक है ना। यहाँ पर ऑक्टेंट बोला जाता है। जैसे कि 2 डायमेंशनल में हम क्या बोलते थे, क्वाड्रेंट। किसी प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में दोनों एक्सिस डिवाइड करते थे तो हम क्या बोलते थे, उसको क्वाड्रेंट बोलते थे। लेकिन यहाँ पर क्या बोलते हैं हम, ऑक्टेंट, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये मैं ऐसे मान लेता हूँ कि देखिए ये जो है ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, मैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर और मैंने एक एक्सिस यहाँ पर बीच में और खड़ा कर दिया। तो देखो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये पूरा जेड एक्सिस हो गया। तो देखो यहाँ पर कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इस पूरे स्पेस को डिवाइड कर दिया 8 इक्वल पार्ट में। एक इधर का पार्ट, एक इधर का, एक इधर का, एक इधर, ऐसे 4 नीचे के, ठीक है ना। इनको बोलते हैं हम ऑक्टेंट, इनको ऑक्टेंट बोलते हैं। जैसा कि क्वाड्रेंट में भी हमारे पास साइन होते थे कि क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, ऐसे ही यहाँ पर ऑक्टेंट्स के भी साइन होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ऑक्टेंट्स एंड ऑक्टेंट्स और साइन ऑफ ऑक्टेंट्स, साइन ऑफ ऑक्टेंट्स, ठीक है ना। ऑक्टेंट्स आपको पता चल गया कि क्या ऑक्टेंट्स होते हैं। स्पेस को जब 3 एक्सिस डिवाइड करते हैं तो जो पार्ट हमारे पास 8 इक्वल पार्ट होते हैं वो हर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट्स बोलते हैं। और अब हम बात करते हैं साइन ऑफ ऑक्टेंट्स की, ठीक है ना। तो ऑक्टेंट्स के साइन क्या क्या होते हैं, तो देखिए जैसे मैंने ऐसा कर लिया कि ये जो है ना मैंने 2 एक्सिस मान लिए, ठीक है ना। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, एक्स और एक्स डैश, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, वाई और वाई डैश, ठीक है ना। और ये जेड एक्सिस है, जेड और जेड डैश, और ये ओरिजिन हो गया। मतलब ये 90 डिग्री के एंगल पे है, ये भी 90 है, ये भी 90 है इधर से, ठीक है ना। और ये एक दूसरे के ये भी 90 बना रहा है, इसके साथ भी ये 90 बना रहा है, इधर भी 90 बनना है, इधर भी 90 बनना है, ठीक है ना। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गई। तो देखो कितने ऑक्टेंट्स बनेंगे हमारे पास यहाँ पे, तो एक तो बनेगा एक्स ओ वाई जेड, ठीक है ना। क्या बनेगा, एक्स ओ, ठीक है ना, एक्स ओ वाई जेड, या फिर ऐसे बोल सकता हूं मैं ओ एक्स वाई जेड, ऐसे लिख दो ओ एक्स वाई जेड, ठीक है ना। एक ऑक्टेंट ये बन गया ओ एक्स वाई जेड, ठीक है ना। एक ऑक्टेंट बना मेरे पास ओ वाई, ओ एक्स डैश वाई जेड, ओ एक्स डैश वाई जेड, ओ एक्स डैश वाई जेड। एक बना
ओ एक्स डैश वाई डैश जेड, ओ एक्स डैश वाई डैश जेड। देखो ओ एक्स डैश वाई डैश फिर जेड, फिर एक उधर का बना ओ एक्स वाई डैश जेड, ओ एक्स वाई डैश जेड। देखो 4 ऑक्टेंट ऊपर के बन गए। अब 4 नीचे के भी बनेंगे, नीचे के भी बनेंगे तो क्या बनेंगे, ओ एक्स वाई जेड डैश, ओ एक्स डैश वाई जेड डैश, ओ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ओ एक्स वाई जेड डैश, वाई डैश जेड डैश। तो देखो हमारे पास 8 ऑक्टेंट्स बन गए यहाँ पे। तो देखो ये मैं साइन यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, जहाँ पर डैश लगा हुआ है वो तो नेगेटिव होगा, और जहाँ पर डैश नहीं लगा हुआ वो पॉजिटिव होगा। तो देखो एक्स वाई जेड पर तीनों में से किसी पर डैश नहीं लगा हुआ तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव साइन होंगे, ठीक है ना। यहाँ डैश लगा हुआ है एक्स पर तो पहला नेगेटिव होगा, दूसरे दोनों पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर पहला नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव। यहाँ पर पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो ये हमारे पास इस ऑक्टेंट्स के साइन हैं। आपने देखा होगा कि हमारे पास जो ऑक्टेंट्स होते हैं उन ऑक्टेंट्स के साइन भी होते हैं, किसी में तीनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें पहला नेगेटिव, दो पॉजिटिव, पहले दो नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तीनों नेगेटिव, या पहला पॉजिटिव दूसरे दो नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको इनके ऑक्टेंट्स के साइन। अब इसके आगे हम बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पर जो है 3D में आपको जैसा कि पता चला कि 3 एक्सिस होते हैं, और तीनों एक्सिस के तीनों जो कोऑर्डिनेट होते हैं, फिर वो तीनों कोऑर्डिनेट के भी पॉइंट्स होते हैं हमारे पास। किस टाइप के कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ऐसे 2D में तो केवल एक्स कोमा वाई लिखते थे, लेकिन यहाँ पर हमें एक्स कोमा वाई कोमा जेड लिखना होता है, मतलब जेड कोऑर्डिनेट और आ जाता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि P पॉइंट मेरे पास है x1 y1 z1, और Q पॉइंट्स है मेरे पास x2 y2 z2। तो डिस्टेंस निकालना आपको इस पॉइंट से Q पॉइंट तक का, ठीक है ना। तो Q पॉइंट तक का डिस्टेंस आप फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला वही लगेगा जो आप यूज करते चले आ रहे हैं 10th वाला, लेकिन उसमें एक कोऑर्डिनेट और ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो इतना फॉर्मूला था 10th में, लेकिन प्लस तीसरा कोऑर्डिनेट यहाँ पर आ जाएगा z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला का काम करता है। फॉर्मूला वही है, लेकिन थर्ड कोऑर्डिनेट और आ गया, ठीक है ना, ठीक है ना। पहला कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, दूसरे कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, और सेकंड थर्ड जेड कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। इसके आगे आता है फिर सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला होता है कि मान लीजिए अगर मेरे पास ये दो पॉइंट्स हैं P एंड Q, और मुझे एक पॉइंट इस P और Q के बीच में कहीं भी, ठीक है ना, इन बिटवीन, मान लीजिए मेरे को इस R पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करने हैं, और ये R जो पॉइंट है वो PQ को m/n में डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए m/n में डिवाइड कर रहा है, तो R के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, देखो सेक्शन फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर। ये सेक्शन फॉर्मूला भी वही है जैसे 10th में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। इसमें भी तीसरा कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट और आ जाता है। क्या होता है बेटा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n, जैसा कि 10th में ये भी था, यही था। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हुआ करता था, my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। यहाँ पर तीसरा कोऑर्डिनेट और आ जाएगा mz2 प्लस nz1 अपॉन m+n, ठीक है ना। तो ये हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला का यहाँ पर यूज होगा, ठीक है ना। सेक्शन फॉर्मूला भी हमारे पास दो तरीके का होता है, एक तो होता है इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, और एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन।
ठीक है ना, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन वो होता है जो कि आर पॉइंट कहीं ना कहीं पी और क्यू के बीच में लाई करेगा, तो इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन में हम पॉजिटिव साइन यूज करते हैं और एक्सटर्नल डिवीजन में नेगेटिव साइन यूज करते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो ये पॉजिटिव साइन है, तो ये आर कोऑर्डिनेट, आर के कोऑर्डिनेट आ गए जो आर पॉइंट हमने फाइंड किया हुआ है। अच्छा, अगर ये आर पॉइंट हमारे पास यहाँ ना हो करके पी और क्यू के बीच में कहीं बाहर की साइड में होता, पी और क्यू से बाहर होता कहीं, तो फिर हम यूज करते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन, मान लो ये आर है तो ये आर डैश है, तो हमें आर डैश के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन, एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन, एम जेड टू माइनस एन जेड वन अपॉन एम माइनस एन, ठीक है ना। हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर हमारे पास पॉइंट कहीं बाहर होता है तो आर डैश वाला फॉर्मूला ऐसे निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूला हमें नेगेटिव साइन के साथ यूज करना है। और अगर आर पॉइंट कोई पी और क्यू के बीच में कहीं यहाँ पर लोकेट हो रहा है, कहीं बीच में है, तो हम आर की वैल्यू उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट निकालेंगे वो प्लस साइन के साथ यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला को, ठीक है ना। अब इसमें एक बात और है कि अगर मान लीजिए तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला से हम क्या फाइंड करने सकते हैं। आप देखिए हमारे पास अगर ये आर पॉइंट हमारे पास बिल्कुल ठीक बीच में है, मतलब पी और क्यू के ठीक बीच में है, तो हम जो है ना आर के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। जब आर पॉइंट बिल्कुल ठीक बीच में है तो एम और एन रेशियो नहीं बनेगा, फिर एम इक्वल टू एन हो जाएगा, क्योंकि जितना पार्टी होगा उतना ही पार्टी होगा, तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो इफ R point is the midpoint of PQ, अगर PQ का मिड पॉइंट R है तो हमारे पास एक कंडीशन होगी M इक्वल टू N, मतलब रेशियो क्या होगा, इक्वल रेशियो होगा। तो फिर R पॉइंट क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस m। देखो m और n दोनों इक्वल हैं, इसलिए मैंने n की जगह पे भी m ही लगा दिया, ठीक है ना। ये हो जाएगा m/2 प्लस m/1 अपॉन m प्लस m, और ये हो जाएगा mz2 प्लस mz1 अपॉन m प्लस m, ठीक है ना। ये हो जाएगा r। देखो m कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो ये हो जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन mm 2m हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ से m कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा y2 प्लस y1 अपॉन 2m, और ये हो जाएगा m कॉमन लेके z2 प्लस z1 अपॉन 2m, m से m कैंसिल आउट। तो ये r जो पॉइंट बनेगा मेरे पास, ये बनेगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, z1 प्लस z2 अपॉन 2, और ये जो पॉइंट है, ये जो हमारे पास निकल के आया है जो कोऑर्डिनेट, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला का काम करेगा ये, ठीक है ना। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला का भी आपका काम करेगा। कभी भी ध्यान रखना है कि मिड पॉइंट आपको फाइंड करना है तो तीनों मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला ही हमारे पास, दोनों कोऑर्डिनेट को ऐड करके और हाफ कर देना है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए कि ये मेरे पास एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, ठीक है ना। इसके कोऑर्डिनेट है -2 0 and 5, इसके कोऑर्डिनेट है 3, 7, -1। अब मुझे निकालना है कि A और B का ठीक बीच का, मतलब कोई पॉइंट यहाँ पर C है जो कि बिल्कुल बीच में, तो C के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, -2 प्लस 3 दोनों को ऐड करेंगे। तो देखो -2 प्लस 3 कितना हो गया, 1, और 1/2, 2 से हाफ से, हाँ 2 से डिवाइड कर देंगे। 0 प्लस 7 कितना हो गया, 7, तो 7/2 हो जाएगा। 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4, 4 का हाफ कितना हो जाएगा, 2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट, ये C आ गया, ठीक है ना। C के कोऑर्डिनेट हो गए मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब आपको अब आपके सामने एक सेंट्रोइड कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना।
अब सेंट्रोइड निकालने का क्या तरीका है? मिड पॉइंट आपने देख लिया, मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं, ठीक है ना। अब आता है सेंट्रोइड, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल। सेंटर देखो कोई भी ट्राइंगल है मेरे पास, कोई ट्राइंगल है, कोई ट्राइंगल है तो ये ए बी सी, ये कोई ट्राइंगल है, इस कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 और x3, y3, z3, ठीक है ना। ए बी सी ये तीनों कोऑर्डिनेट है हमारे पास, ए बी सी। अच्छा, इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड फाइंड करना है। सेंट्रोइड क्या होता है? इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। सेंट्रोइड हमेशा क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। तो देखो यहाँ से एक मीडियन मैंने ड्रॉ कर दी, एक मीडियन मैंने ये ड्रॉ कर दी, ये डी पॉइंट मान लो, ये ई पॉइंट मान लीजिए। तो देखो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? ये मिड पॉइंट है डी, तो बी और सी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? x2 प्लस x3/2, ठीक है ना, y2 प्लस y3/2, z2 प्लस z3/2। ऐसे इसके मिड पॉइंट आ जाएंगे, ए और सी का मिड पॉइंट है x1 प्लस x3/2, ठीक है ना, y1 प्लस y3/2, z1 प्लस z3/2, ये ई आ गया, ठीक है। जहां भी दोनों मीडियन इंटरसेक्ट करेंगे इसको हम जी नाम से जानते हैं, ठीक है ना, कैपिटल जी। दिस इज द सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्रायंगल। अब मुझे पता है कि सेंट्रोइड किसी भी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है ना, 2:1 में डिवाइड करता है, तो जी के कोऑर्डिनेट निकालूंगा मैं। तो जी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं सेक्शन फॉर्मूला का यूज करूंगा। आपको पता ही है सेक्शन फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2 हो गया पॉइंट, और रेशियो हो गया 2:1। तो देखो जी के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे? जी के कोऑर्डिनेट आएंगे 2 इंटू दिस, तो देखो 2 का मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू x2 प्लस x3/2 प्लस, ठीक है ना, 1 इंटू x1, x1 हो जाएगा अपॉन में 2 + 1। ऐसे ही 2 इंटू दिस, 2 इंटू y2 प्लस y3/2 अब प्लस 1 इंटू y1, y1 अपॉन में 2 + 1, और ऐसे ही हो जाएगा अगला 2 इंटू z1 प्लस z3/2 प्लस और 1 इंटू z1, z1 अपॉन 2 + 1। सेक्शन फॉर्मूला का यूज कर लिया। तो जी के कोऑर्डिनेट देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये बना ऊपर x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 और z1 प्लस z2 प्लस z3/3, ठीक है ना। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड। तो कभी भी आपको सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, किसी ट्रायंगल का सेंट्रोइड फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, z1 प्लस z2 प्लस z3/3, ठीक है ना। तो देखिए बस ये इंट्रोडक्शन टू 3D मैथ तो इतना ही है। बाकी कभी ये आता है कि ये ट्राइंगल के वर्टिसेस है, ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है या कोई स्क्वायर है, तो आपको पता ही है स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है कि चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, डायगोनल इक्वल होनी चाहिए। अगर वो रोम्बस के कोऑर्डिनेट है तो चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, अगर वो रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट है तो चारों अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, डायगोनल इक्वल होने चाहिए। अगर वो पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, अगर होंगे तो वो रेक्टेंगल ही बनेगा, ठीक है ना। ट्राइंगल है, अगर वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दो साइड इक्वल होनी चाहिए। तो ये सारे केसेस वो प्रूव करवाएगा इंट्रोडक्शन टू 3D इस चैप्टर में। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके आप यूज कर सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये किस टाइप का ट्राइंगल है या वो क्वाड्रिलेटरल। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ, ठीक है ना। क्या है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -4, 3, 5। फाइंड द डिस्टेंस of the point -4, 3, 5, -4, 3, 5 from the coordinate axis। कोऑर्डिनेट एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करनी है, कोऑर्डिनेट एक्सिस से, ठीक है ना।
तो आप देखो कि ये जो रूम है, मान लीजिए कि मैं जिस रूम में हूँ, तो ये रूम एक 3D का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो मान लीजिए कि मैं तीनों एक्सिस से मैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना चाहता हूँ इस पॉइंट की, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि जब मैं कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा एक्स एक्सिस पे, देखो मान लीजिए कि मैं इस पॉइंट से, ये मेरे पास कोई पॉइंट है -4,3,5, तो मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है मेरे पास, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। और ये मेरे पास मान लीजिए कोई वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, ठीक है ना, ये जेड एक्सिस है कहीं, ये कोई जेड एक्सिस है, ठीक है ना, जेड एक्सिस। तो अगर मैं इस पॉइंट से, मान लो ये कोई पॉइंट मेरे पास है यहाँ पे -4,3,5, तो अगर मैं इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ये वाला परपेंडिकुलर, ठीक है ना, तो इसकी डिस्टेंस निकालनी है मुझे। तो एक्स एक्सिस पर मैंने ये परपेंडिकुलर, तो इसके जो फुट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आएंगे, -4,0,0 ये आएंगे, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, मान लो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएंगे, तो वो बनेंगे मेरे पास 0,3,0, मतलब ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस पर अगर परपेंडिकुलर जाएगा तो 3 वाला कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, ठीक है ना, बाकी तो 0 हो जाएंगे। यहाँ पर x वाला सेम रहेगा, बाकी तो 0 हो जाएंगे। और z एक्सिस पर जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो बनेंगे वो क्या करेंगे, माइनस ये हो जाएगा 0,0,5, मतलब z वाला सेम रहेगा और बाकी सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये जो डिस्टेंस मुझे फाइंड करनी है, तो वो डिस्टेंस क्या होगी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करूंगा मैं, और डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, रूट ऑफ डिस्टेंस निकालना है, तो -4 कितना हो जाएगा, 0, 0 का स्क्वायर 0, प्लस 3 - 0 का स्क्वायर 9, प्लस 5 - 0 का स्क्वायर 25, और दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 34 यूनिट। तो देखो ये एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया √34। ऐसे डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस से निकालेंगे तो रूट ऑफ, देखो वाई एक्सिस से निकालेंगे तो -4 का स्क्वायर 16, प्लस 5 का स्क्वायर 25, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 41, ठीक है ना। ऐसे जेड एक्सिस से निकालेंगे डिस्टेंस तो क्या हो जाएगी, रूट ऑफ, ठीक है, क्या बन जाएगा 16 + 9, दैट इज इक्वल टू √25, दैट इज इक्वल टू 5। तो ये आपके पास इतना यूनिट और ये यूनिट, ये सारी क्या होगी डिस्टेंस, ये आपकी आ गई, ठीक है ना। किसी भी पॉइंट से किसी भी एक्सिस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है तो ध्यान रखना है कि इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा एक्स एक्सिस पर, ठीक है ना। एक्स एक्सिस का ये वाला कोऑर्डिनेट तो रहेगा, जब भी एक्स एक्सिस में यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये वाला पॉइंट तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन बाकी दो कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे। तो ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द पॉइंट ऑन जेड एक्सिस। जेड एक्सिस पर कोई पॉइंट हमें फाइंड करना है, जेड एक्सिस पर कोई पॉइंट फाइंड करना है। डिटरमाइन द पॉइंट ऑन जेड एक्सिस, डिटरमाइन द पॉइंट ऑन जेड एक्सिस, डिटरमाइन द पॉइंट ऑन जेड एक्सिस, ठीक है ना। डिटरमाइन द पॉइंट ऑन जेड एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट from equidistant from the point कितना है 157 and 51 - 4, ठीक है ना। कहता है कि डिटरमाइन द पॉइंट ऑन जेड एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो जेड एक्सिस पर कोई पॉइंट लेना है जो कि इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर हो। मान लीजिए मैंने जेड एक्सिस ये मान लिया, इस जेड एक्सिस पे जो कोई भी पॉइंट होगा तो वो क्या होगा, जेड एक्सिस पे 0, 0, z टाइप का होगा,
भाई जेड एक्सिस पर पॉइंट होगा वो जेड टाइप, मतलब ये होगा एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और जेड कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा ही होगा। ठीक है ना, समझ गए ना। तो मैंने क्या कर लिया, ये जेड एक्सिस है। अब जेड एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेना जो कि यहाँ से ये पॉइंट है हमारे पास, ये मान लीजिए ये पी पॉइंट है, ठीक है ना, ये पी पॉइंट है, ठीक है ना, और ये क्यू पॉइंट है, ठीक है ना, ये क्यू है, ये पी है। तो ये पी के कोऑर्डिनेट है और ये आपके क्यू के कोऑर्डिनेट है। तो वो कह रहा है कि यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाने चाहिए। तो P इसको मैंने मान लिया M पॉइंट, तो PM इक्वल टू क्यू एम होना जाना चाहिए। तो बेटा PM इक्वल टू क्यू एम दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दिस इज इक्वल टू PM इक्वल टू, ठीक है ना, PM इक्वल टू क्यू एम। तो मैं PM स्क्वायर कर दूं, दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर दूं, तो PM स्क्वायर कितना हो जाएगा, P से M तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1 प्लस 5 स्क्वायर 25 प्लस जेड माइनस 7 का स्क्वायर, ये आ जाएगा इक्वल टू रूट ऑफ, अब QM स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर 25 1 और प्लस जेड प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा कि दोनों साइड का देखो स्क्वायर रूट, मैंने स्क्वायर ले लिया तो स्क्वायर रूट तो आएगा नहीं अब, ठीक है ना, इसको यहाँ से हटा दीजिए, स्क्वायर जब ले लिया तो स्क्वायर रूट नहीं आएगा। तो बेटा 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया जेड माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू जेड प्लस 4 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दूं मैं दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14z इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8z से कैंसिल आउट हो गया, 14z उधर चले जाएगा 22z हो जाएगा, 14 और 8 22z, 16 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 49 माइनस 16 कितना 3 और 3, तो z की वैल्यू हो जाएगी 3/2। तो देखो ये पॉइंट आपके पास आ गया, हमारे पास 3/2 आ गई। तो पॉइंट जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो क्या बनेगा, 0, 0, 3/2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। 0, 0, 3/2 एक जेड एक्सिस पे ऐसा पॉइंट होगा जो कि इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, प्रूव दैट द पॉइंट्स 0, 7, 10 -166 -496 -496, ठीक है ना, are vertices of a right angle triangle, are vertices of a right angle triangle, a right angle triangle, vertices of a right angle triangle। तो देखो मैंने मान लिया कि ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, तो मैं राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस प्रूव करना चाहता हूँ कि ये वर्टिसेस राइट एंगल ट्राइंगल के हैं, तो मैं डिस्टेंस यूज करूंगा, ठीक है ना, मैं डिस्टेंस यूज करूंगा कि AB निकालूंगा मैं, AB। तो AB के डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से, -1 0 -1 -0 -1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 -7 -1 -1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 -10 कितना -4 का स्क्वायर 16। तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ गई √18, दैट इज इक्वल टू 3√2 यूनिट, ठीक है ना। अब मैं निकालूंगा BC निकालूंगा, फॉर्मूला वही लगेगा, -4 + 1 -3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 - 6 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 - 6 0 का स्क्वायर 0, दैट इज इक्वल टू √18 इक्वल टू 3√2 यूनिट, ठीक है ना। अब मुझे निकालना है AC निकालूंगा √(-4 -0 -4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 - 7 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 - 10 -4 का स्क्वायर 16, दैट इज इक्वल टू
16 16 32 32 और 2 4 कितना 36, दैट इक्वल टू 16 ठीक है ना। तो अब मैं चेक करूंगा कि ये प्रूव करना था मेरे को, क्वेश्चन प्रूव करना था कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो मैं ये देखूंगा कि क्या पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर यूज हो रही है। अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज हो रही है तो मैं कह सकता हूँ कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं एक साइड का स्क्वायर दूसरी दो अदर साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है कि नहीं है। तो देखो मैंने क्या किया कि मैंने ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर देखा कितना है आ रहा है। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर 3√2 का स्क्वायर प्लस 3√2 का स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हुआ 18 प्लस 18 दैट इज इक्वल टू कितना 36, और 36 कितना है ए सी का स्क्वायर। तो मुझे ये पता चल गया कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है ए सी स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो गई यहाँ पे। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस तो हैं, लेकिन कौन सा राइट एंगल है, कौन सा पॉइंट राइट एंगल बना रहा है यहाँ पे। तो देखो AC है तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो इसका मतलब ये AC हो गया। तो B पॉइंट हाइपोटेन्यूज यहाँ पर राइट एंगल बना रहा है। तो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे यहाँ पर -1, 6,6, इस पॉइंट पर राइट एंगल बन रहा है। ठीक है ना। तो ये AB और BC दोनों ये राइट एंगल वाली साइड हो गई और AC इसका हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं किस टाइप का ट्राइंगल है ये। इसी तरीके से आप क्वाड्रिलेटरल को भी चेक कर सकते हैं कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल आपको दे रखा है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, ए पॉइंट C with Z coordinate, a point C with Z coordinate P lies and lies on the line segment joining the point this and this, find its coordinate। ठीक है ना। A point C with Z coordinates 8 lies on the line segment joining the points A 2 -3 4। देखो A 2 -3 4 एक पॉइंट दे रखा है और B पॉइंट है आपके पास 8 0 10 8 0 10। कह रहा है कि ए पॉइंट C with Z coordinate 8 lies on the line segment joining the points this and this, find its coordinate। ठीक है ना। तो देखो कि ये मेरे पास एक पॉइंट है A, ये मेरे पास एक पॉइंट है B, जिसके B कोऑर्डिनेट, ये B पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट हो गया। तो इस A और B की ज्वाइनिंग करने वाली लाइन पर एक C पॉइंट है, इसका Z कोऑर्डिनेट 8 दे रखा है और Z कोऑर्डिनेट 8 है। इसका मतलब ये है कि पहला कोऑर्डिनेट x मान लिया, दूसरा कोऑर्डिनेट मैंने y मान लिया। ठीक है ना। वो कह रहा है कि पॉइंट C with Z coordinates 8 lies on the line segment joining the points this and this, find its coordinate। तो कह रहा है कि इसका कोऑर्डिनेट बताइए कि ये C पॉइंट क्या होगा। तो देखो 8 कोऑर्डिनेट 8 तो दे रखा है Z कोऑर्डिनेट में, x y नहीं दे रखा मेरे को। तो मैं क्या करूँगा कि मुझे मान लीजिए कि m रेशियो n में या लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है इसको। ठीक है ना। C पॉइंट है जो A और B को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, लैम्डा रेशियो 1 में। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला का यूज कर लो, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो देखिए ये बनेगा 1 × 2 2 लैम्डा × 8 + 8 लैम्डा अपॉन लैम्डा + 1। ठीक है ना। ये पॉइंट C मान लिया मैंने, कॉमा। ठीक है ना, ये हो गया। और लैम्डा × 0 0 1 × -3 अपॉन लैम्डा + 1, कॉमा 1 × 4 4 प्लस लैम्डा × 10 कितना हो गया 10 लैम्डा + 4 अपॉन लैम्डा + 1। और ये पॉइंट किसके बराबर है, x, y, 8 के बराबर। देखो मैंने सेक्शन फॉर्मूला का यूज किया, लैम्डा रेशियो 1 मान लिया कि ये C पॉइंट जो ना लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना। अब देखो मैंने सेक्शन फॉर्मूला लगाया तो C के कोऑर्डिनेट ये आ गए, तो C के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इसके बराबर ही हो जाएंगे। तो अब मैं थर्ड को इक्वल करूंगा ये वाला, क्योंकि ये दे रखा है मेरे को, इससे लैम्डा की वैल्यू मिलेगी 10 लैम्डा + 4 अपॉन लैम्डा + 1 = 8। यहाँ से बन जाएगा 10 लैम्डा + 4 = 8 लैम्डा + 8, ये 2 लैम्डा = 4 देन लैम्डा = 2।
तो देखो लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई। अब लैम्डा की वैल्यू 2 यहीं लगा देना तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके आ जाएंगे। तो ये बन जाएगा 2 + 8 × 2 कितना 16, 16/2 + 1 3, और ये बन जाएगा -3 अपॉन लैम्डा + 1 2 + 1 3, और ये बन जाएगा लैम्डा की जगह पर 2 24/3। तो ये कोऑर्डिनेट बन गया मेरे पास 16 और 2 18, 18/3 कितना 6, और -1 और ये 8। तो देखो 8 तो हमारे पास दे ही रखा था, तो पहले दो कोऑर्डिनेट आ गए 6, -1। दिस इज योर आंसर। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला का एक अच्छा सा यूज करके हमने ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्या दे रखा है इसमें, फाइंड द पॉइंट्स विच trisect the line segment joining the points this and this। 4 2 -6, देखो 4 2 -6 ये पॉइंट P है, ठीक है ना, ये पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको Q के 10 - 16 6, 10 -16 6, 10 - 16 6। कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स को पॉइंट के बीच में कोई दो पॉइंट है, ठीक है ना, ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताओ। मान लीजिए पी क्यू है, तो मैंने मान लिया यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया आर और ये मान लिया एस, ठीक है ना, ये इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। पॉइंट आर एंड एस ट्राइसेक्ट और द लाइन पी क्यू, ठीक है ना। तो जब मैं आर के कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो देखो ये रेशियो 1 कहलाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का रेशियो 2 हो जाएगा, तो मैं 1:2 का यूज करूंगा आर कोऑर्डिनेट। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला मुझे निकालना है आर पॉइंट निकालूंगा तो 1 × 10 10, ठीक है ना, +2 × 4 8 अपॉन 1 + 2 कॉमा, ठीक है ना, और 1 × -16 2 × 2 4 हो जाएगा अपॉन 1 + 2 कॉमा, और 1 × 6 6 + 2 × -6 माइनस का 12 अपॉन 1 + 2। तो देखो आर के कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास 18/3, और ये हो जाएगा -12/3, और ये जाएगा -6/3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आर के कोऑर्डिनेट 6, -4, -2। तो ये आर के कोऑर्डिनेट आ गए जो कि 1:2 में डिवाइड कर रहा है। अब मैं एस के कोऑर्डिनेट निकालूंगा, तो एस के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे रेशियो बनेगा, मेरे पास इधर 2 हो जाएगा तो इधर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2:1। अब 2:1 में डिवाइड करना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे, 2 × 10 20 + 1 × 4 4 अपॉन 1 + 2, ठीक है ना, कॉमा, ठीक है ना, 2 × -16 माइनस का 32, ठीक है ना, 1 × 2 2 अपॉन 1 + 2, और 2 × 6 12 प्लस 1 × -6 अपॉन 1 + 2। तो एस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 24/3 माइनस का 13/3 और माइनस का 6/3, दैट इज इक्वल टू, ये बनेगा हमारे पास एस के कोऑर्डिनेट 8, -10, 2। तो ये हमारे पास एस के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, जो कि ये हमारे पास आर और एस के कोऑर्डिनेट आ गए जो कि इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से इस 3D के क्वेश्चंस को आप हेल्प करें, ये सॉल्व करेंगे इस वीडियो की हेल्प से। इस वीडियो को वॉच कीजिए और अपना जो है ना नॉलेज है अपना गेन कीजिए, और इससे बहुत सारी आपको हेल्प मिलेगी और आप इस 3D के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।